अर्शी की चैनल में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। अभी मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा ही था कि मेरे माँ बाप इस दुनिया से चल बसे। मैं अपने चाचा चाची के घर रहने लगी, लेकिन चाची ने अपने सर का बोझ उतारने के लिए मेरी शादी एक शराबी से करा दी। मेरे पति ने अपने नशे की खातिर मुझे एक कोठे पर बेच दिया। यहाँ मेरी इज्जत महफूज नहीं थी, मैं पल पल मरती थी। वहाँ मुझे एक औरत मिली जिसने मुझे एक पीली चादर दी और कहने लगी, रोज़ रात को ये चादर ओढ़ कर बैठ जाया करो, कोई भी तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। अब रोज़ मैं पीली चादर ओढ़ने लगी और मुझे कोई भी मर्द हाथ नहीं लगाता पाता। लेकिन एक दिन वो चादर लेना भूल गई। उसके बाद तूफ़ान आ गया, क्योंकि मेरे कमरे में एक साथ 13 मर्द। मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी। मुझे कभी कभी लगता इस परेशानी से छुटकारा सिर्फ मौत के बाद ही मिलेगा, मगर ऐसा नहीं था। धीरे धीरे करके मेरी ज़िंदगी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही थीं। मेरा नाम सोनिया है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे, पर उस गरीबी में भी उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। मैं उनके साथ बहुत खुश थी। मेरे पापा छोटी छोटी नौकरी करके हम सबका पेट पालते थे। मेरे पापा के सिर्फ एक ही भाई थे और उनकी हालत हमसे बहुत बेहतर थी। मेरे चाचा की एक दो बार मेरे पापा की मदद करने की कोशिश की, लेकिन मेरे पापा इतने खुददार थे कि भाई से भी मदद लेना नहीं चाहते थे। यह बात पापा ने मुझे भी सिखाई थी। मेरी माँ लोगों के कपड़े सिलती, जिससे थोड़े बहुत पैसे आ जाते थे। मैं भी अपनी माँ बाप के बारे में बहुत सोचती। उनकी गरीबी देखकर मैं पढ़ने से मना कर दिया, पर फिर भी मेरे पापा ने ज़बरदस्ती मेरा दाखिला कॉलेज में करवाया। उन्होंने कहा, यह मेरी परेशानी है, तुम बस मन लगाकर पढ़ाई करो। अपने पापा की यह बातें सुनकर मैं बहुत खुश हो जाया करती थी कि इतनी परेशानी के बाद भी वह मुझे पढ़ा रहे हैं। पर मुझे नहीं पता था कि मेरी ये खुशी एक दिन वीरानी में बदल जाएगी और मैं अपने माँ बाप को कभी देख नहीं पाऊँगी। एक दिन कॉलेज से घर आई तो मैंने देखा मेरे माँ बाप की लाश मेरे घर के दरवाजे पर पड़ी थी। लोगों ने बताया कि मेरे माँ और पापा साइकिल से बाज़ार गए थे, लेकिन उन्हें एक ट्रक ने टक्कर मार दी और मौके पर ही इन दोनों की मौत हो गई। ये खबर सुनते ही मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा और मैं वहीं पर गिरकर बेहोश हो गई। और जब आँख खुली तो छत के नीचे थी। हाँ, छत, क्योंकि मेरे घर में छत नहीं थी और जो दीवार थी वह भी टूटी फूटी ढही हुई थी। वो छत मेरे चाचा के घर की थी। चाचा चाची न चाहते हुए भी मुझे अपने साथ लेकर आए थे। पहले दिन तो चाचा ने मुझे खूब दिलासे दिए, उसके अलावा वो कर भी क्या सकते थे। पर चाची का रवैया मेरे बहुत सख्त था। उन्हें देखकर लगा कि ये उनका बस चले तो वो मुझे अभी के अभी घर से निकाल दें, पर चाचा की वजह से उनका झेलना उन्हें मजबूरी थी। चाची का एक बेटा और एक बेटी थी। चाची अपनी दोनों बच्चों को मुझसे बात करने नहीं देती थी। कुछ दिन बाद उन्होंने मेरा बिस्तर स्टोर रूम में लगवा दिया। चाचा मेरा थोड़ा बहुत ख्याल रखते थे, जो चाची को बहुत थकता था। मेरे दिन कुछ यूं ही गुजर रहे थे। चाची मुझे भरपेट खाना भी नहीं देती थी। धीरे धीरे करके मुझे कम खाने की आदत पड़ गई थी। मुझे यहाँ आए धीरे धीरे करके 1 महीने गुजर गए, पर ये 1 महीने मेरे पूरी उम्र पर भारी थे। इन दिनों महीनों में इतनी बड़ी हो गई कि लोगों के इशारे और रवैये इसको अच्छी तरह से समझने लगी थी। मैं अब इस ज़िल्लत भरी ज़िंदगी से तंग आ चुकी थी। एक दिन चाचा शाम को जब घर आए तो मैंने उनसे पढ़ने की बात कही। मेरी बात पर उन्होंने तुरंत पढ़ने की इजाज़त दे दी। यह सुनकर मैंने चाची की तरफ देखा तो उनके चेहरे की रंगत उड़ गई थी। वो नहीं चाहती थी कि मैं आगे पढ़ाई करूं, पर चाचा के फ़ैसले के आगे वो कुछ नहीं बोल पाई। चाचा के इस फैसले को सुनकर मैं खुश हुई और स्टोर रूम में आ गई। मुझे लगा ज़िंदगी अब थोड़ी सरल हो जाएगी, दिन का आधा वक्त सुकून से गुजरेगा। पर ये मेरी गलतफहमी थी। मेरी किस्मत में शायद सुकून लिखा ही नहीं था। अगले रोज़ जब चाचा काम पर गए तो वापस नहीं आए। कुछ देर बाद आए तो बेजान वजूद के साथ। काम करते करते चाचा को अचानक सीने में तकलीफ़ हुई। डॉक्टर के पास ले जाने से पहले ही वह मुझे इस भरी दुनिया में अकेला छोड़ गए। एक वो ही तो सहारा थे, लेकिन अब वो भी छोड़कर चले गए। चाची तो इन सब का ज़िम्मेदार मुझे ही मानने लगी। वो मुझे मनहूस होने का ताना देने लगी। उन्होंने रोते हुए कहा कि मैं पहले अपने माँ बाप को खा गई और अब अपना मनहूस साया जब से उनके घर लाई तो मुसीबतों ने उनके घर की राह देख ली।
चाचा अच्छे भले होकर अचानक इस दुनिया से चले गए। चाची ने चाचा का अंतिम संस्कार तक बड़ मुश्किल मुझे बर्दाश्त किया। उसके बाद वह मेरा रिश्ता ढूंढना शुरू कर दी। कुछ दिन बाद मेरे लिए एक रिश्ता मिल गया तो चाची ने आंखें बंद करके मेरी शादी उस शख्स से करवा दी। वो अच्छी तरह से जानती थी कि वो शख्स एक शराबी है और मुझसे दुगनी उम्र का है, मगर उन्होंने एक बोझ की तरह मुझे उतार फेंका। शादी के बाद मेरी विदाई 2 दिन बाद थी, पर मेरा पति मुझे विदा कराने नहीं आया। अब मामला और भी ज़्यादा गंभीर हो गया। मैं न इधर की थी न उधर की। पहले जो बात सिर्फ तानों तक थी, अब मारपीट तक पहुंच गई। चाची मुझे मारते हुए कहती, इस मनहूस की किस्मत इतनी ख़राब है, इसका पति तक इसे लेने नहीं आया। मैं मजबूर थी और बेज़ुबान जानवर की तरह सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि ज़िंदगी मुझ पर तंग हो चुकी थी। चाची की ज़्यादती दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। मेरी शादी को 1 महीना गुजर जाए, पर पति मुझे लेने तक नहीं आया। मैं भी अब चाची के तानों से थक चुकी थी। न ज़िंदगी ख़त्म हो रही थी और न साथ में जहाँ से निकलने की कोशिश करती, कोई न कोई परेशानी आकर मुझे दबोच लेती। एक दिन मैं सुबह उठकर नाश्ता बना रही थी, तभी गर्म तेल मेरे हाथ पर गिर गया। दर्द की वजह से इतना तड़प रही थी कि तेल का पूरा डिब्बा ही पलट गया। मुझे अपने दर्द से ज़्यादा तेल की फिक्र होने लगी कि चाची को पता चलेगा, काश तो मेरी खैर नहीं। अभी मैं ये सोच ही रही थी कि चाची किचन में आई और यह सब देखकर मुझे पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे इतना पीटा कि रात को मैं दर्द से तड़प कर बेहोश हो गई और पूरी रात पड़ी रही। कोई मुझे पूछने तक नहीं आया, लेकिन अगली सुबह एक नई क़यामत मेरे लिए तैयार बैठी थी। मेरे कानों में सुनाई दिया कि मेरा पति वापस आ गया है और मुझे साथ ले जाना चाहता है। चाची ने मुझे देखते ही अपना सामान बांधने का हुक्म दिया। मैं अपने दुपट्टे में 2-4 सूट बांधकर बाहर निकली तो मुझे चाची की ऊंची आवाज़ें कानों तक सुनाई दे रही थी। वह मेरे पति से कह रही थी कि शादी के बाद तुम इतने दिनों तक अपनी पत्नी को मेरे पास क्यों छोड़े? मैंने शादी क्या इसी दिन के लिए की थी कि तू उसे यहाँ पर छोड़ दो, उसे यहाँ से ले जाओ और आइंदा तुम दोनों अपनी शक्ल मत दिखाना। उसके आगे मेरे पति ने क्या कहा मुझे नहीं सुनाई दिया। तभी मेरी चाची आई और मुझसे कहने लगी, क्या हुआ महारानी, अभी तक तैयार नहीं हुई? चलो, तुम्हारा पति तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। अपने पति को देखकर मुझे एक उम्मीद जागी कि चाहे कुछ भी हो, यहाँ से तो मेरी ज़िंदगी कुछ तो बेहतर होगी। चाहे वह जैसा भी हो, मेरा पति है, हर मोड़ पर वह मेरा साथ देगा। मैं इसी सोच विचार के साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने के लिए उसके साथ बाहर निकल पड़ी। 2-3 गाड़ी बदलने के बाद हम एक तंग गली में पहुंच गए। उस गली में मुझे बहुत अजीब लग रहा था, बल्कि कराहत आ रही थी। वे औरतें ही औरतें थीं और आदमी बहुत कम थे। मेरा पति मेरा हाथ थामे तेज़-तेज़ कदम बढ़ाते चल रहा था। मैं बस सर झुकाए उसके साथ कदम से कदम मिलाती जा रही थी। मेरा पति एक टूटे-फूटे घर के मकान के सामने जाकर रुका। मैं अभी नज़र उठाकर वहाँ नज़ारे देखने ही वाली थी कि तभी मेरा पति मेरा हाथ खींचकर उस घर के अंदर ले गया। अंदर का नज़ारा बहुत ही अजीब था। वहाँ सिर्फ औरतें ही औरतें थीं, मर्द बहुत कम थे, बिल्कुल निर्लज औरतें। उनके कपड़े पहनने का ढंग भी अजीब था और वो मेरे पति को बार बार अपनी तरफ खींचकर मुझे बुरे इशारे कर रही थी। यह सब देखकर मुझे बहुत शर्म आ रही थी और किसी मासूम बकरे की तरह मैंने अपने दुपट्टे को मजबूती से पकड़ रखा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी कोई आएगा और इन्हीं औरतों की तरह मेरे दुपट्टे को खींच कर ले जाएगा। मैं उस वक्त नहीं जानती थी कि आने वाले कल में मुझे भी यही सब कुछ झेलना पड़ेगा। मैं सर झुकाए चलती चली जा रही थी, तभी एक कमरे में जाकर हमारे कदम रुक गए। मैंने सर उठाकर देखा तो सामने एक बड़ी उम्र की औरत बेतहाशा बन संवर कर तख्त पर बैठी हुई थी। उसके इर्द गिर्द भी मेकअप की हुई लड़कियां घूम रही थीं। अगले कुछ क्षणों में मुझे भी उस औरत के हवाले कर दिया गया। मेरे पति ने एक बार भी मुझे अपने घर की जीनत बनाने का नहीं सोचा, बल्कि चाची से बढ़कर अक्लमंदी का सबूत दिया और मुझे इस कोठे पर बेच दिया। कोठा, यह लफ्ज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार सुना था और जब कोठे के बारे में मुझे पता चला तो मुझे बहुत हैरानी हुई। मैं एक इंसान से खिलौना बना दी गई, खेलने वाला खिलौना। सबसे पहले मुझसे जो चीज़ छीनी गई वह मेरा दुपट्टा ही था। मेरा कोई अपना नहीं था, इस इंसान के हवाले कर दी गई, पर उसने भी मुझे खिलौना समझकर चंद पैसों में बेच दिया। अब मैं जान चुकी थी, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे हर हाल में यहीं रहना है। यहाँ खाने पीने और रहने की परेशानी नहीं थी और कपड़े भी अच्छे अच्छे मिल रहे थे।
फ़र्क बस इतना था कि वहाँ इज़्ज़त का मसला नहीं था और यहाँ इज़्ज़त ही मसला थी। मेरे रूठने पीटने किसी भी चीज़ को नहीं देखा गया और मुझे सबसे पहले यह रहने और बात करने के तरीके सिखाए गए। उठना बैठना अदाएँ और न जाने क्या क्या, मगर हर बार हर इनकार कर देती तो मुझे एक लोहे के सरिये से पीटा जाता था। कोड़े लगाए जाते थे। यहाँ की औरतें मुझे समझा समझा कर थक चुकी थीं, मगर मैं सारा दिन भूखी प्यासी एक कमरे में बंद रहती, मगर इज़्ज़त के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहती थी। मैं समझ चुकी थी कि ज़िंदगी आसान तो नहीं, पर यह भी नहीं कि तो क्यों ना इसे ऐसे ही ख़त्म कर दिया जाए। न मैं रहूँगी, न ही मेरे साथ जुड़ी मेरी परेशानियाँ। मेरे बार बार इनकार करने पर उस बड़ी उम्र की औरत ने मेरी शिकायत करने के लिए मेरे पति को वापस बुलवा लिया और जितना उससे बुरा भला कह सकती थी कहा, और मेरी तमाम शिकायतें सुनकर मेरे पति ने शराब की एक बोतल अपने मुंह से लगाई और घट घट पीने के बाद मुझे पीटना शुरू कर दिया। ज़िंदगी में मैंने बहुत सी मारें खाई थी, पर जो मार मेरे पति ने मारी मैं आज तक नहीं भूली। उस आंटी को मैं एकदम साफ़ सुथरी चाहिए थी ताकि ज़्यादा कीमत मिल सके, इस लिहाज से मैं महफूज थी। जब मार खाकर मैं अधमोई हो गई तो तकरीबन मुंह में जान खत्म थी, तब दो आदमी ने उठाकर मुझे साथ वाले कमरे में फेंक दिया। कोठे पर कोई बहुत अमीर आदमी आ गया था तो पूरे कोठे में एक थरथरी मच गई थी। मेरी किसी ने भी ख्याल नहीं किया, सभी अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए थे। मेरा दिमाग कुछ भी सोचने समझने के लायक नहीं था। तो मैं उसी कमरे में पड़ी हुई थी, पूरा जिस्म किसी फोड़े की तरह दुख रहा था, मुझसे कराहा भी नहीं जा रहा था। मैं वैसे ही अधमोई होकर दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। कुछ देर बाद दरवाज़े पर दस्तक हुई। मैंने न चाहते हुए भी आंखें खोलकर देखा तो सामने एक औरत थी जो मुझे इस हालत में देखकर घबरा गई और जल्दी से आगे बढ़कर मेरे ज़ख्म देखने लगी। मैं उसे हैरानी से देख रही थी क्योंकि अभी तक जितने लोगों से मेरा पाला पड़ा था वो सभी जानवर थे, नोच खाने वाले जानवर, पर मुझे ये इंसान लग रही थी। इसमें इंसानियत मौजूद थी। मेरे ज़ख्मों पर उसने दुख जाहिर किया और उसने मुझे एक दवाई खाने को दी। पहले तो मैं उसे हैरानी से देखने लगी, मगर मेरे ऐसे देखने पर वो जल्दी से बोली, मुझ पर विश्वास करो। न चाहते हुए भी मैंने उस पर विश्वास किया और हाँ में सर हिलाकर दवाई खा ली। जब मैंने दवाई खा ली तो उसने मुझे एक पीली चादर दी और कहा, रोज़ रात को यह चादर ओढ़कर बैठ जाया करो, कोई भी तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा और तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा। मैं इससे पहले उससे कुछ और बोलती या पूछती, वो औरत चादर रखकर वहाँ से चली गई। मैं हैरानी से यह सब देखने लगी, मगर अब कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय भरोसा करने के या न करने को। मगर मेरा दिल कहता था कि मैं उस औरत की बात मान लूँ। रात को मैंने ऐसे ही किया। वो चादर ओढ़कर बैठ गई। मुझे आज उस कमरे में बैठाया गया था जहाँ पर मेरी इज्जत तार तार करने 3-4 मर्द कमरे में आए, पर मुझे उस पीली चादर में देखते ही उल्टे कदमों वापस चले गए। सुबह तक मैं इंतज़ार करती रही कि कोई आएगा और मेरी इज्जत को तार तार करेगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो भी मर्द मेरे करीब आता मुझे एक नज़र देखकर वापस चला जाता। मैं हैरान रह गई कि ऐसा क्यों, भला कौन सा राज छुपा है इस चादर में कि जब मैं ओढ़ूँ तो कोई मेरे करीब नहीं आता। सुबह होते ही मैंने उस चादर को छुपा दी। अब रोज़ रात को मैं वो चादर ओढ़ लेती और कोई भी मर्द मेरे करीब नहीं आता। सब लोग मुझे देखकर कमरे से चले जाते। मेरी ज़िंदगी तो आसान हो चुकी थी। मैंने आंटी से कह दिया था कि अब मुझे धंधा करने में कोई परेशानी नहीं है, जिसे सुनकर वो बहुत हैरान हुई और खुशी से मेरा माथा चूम लिया। मुझे उसी दिन नए कपड़े, ज़ेवरात और बहुत से फल दिए गए ताकि खा पी के मैं अपनी सेहत अच्छी बना सकूं। ब्यूटी पार्लर को बुलाकर मेरी फेशियल और तमाम मसाज वगैरह करवाए गए। मैं यही सोचने लगी कि अगर इनकी बात मान जाऊं तो कितना ऐश करूंगी, मगर इज़्ज़त नहीं रहेगी और इज़्ज़त के बगैर मेरा वजूद भी किसी काम का नहीं। शाम तक मैं अपनी इस ज़िंदगी के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी थी, क्योंकि मैंने उनकी बात जो मान ली थी तो वो भी मेरी हर बात मान रहे थे। मेरे कहने पर उन्होंने मुझे वही कमरा दे दिया। शाम को जब मर्दों के आने का वक्त हुआ तो मैंने फुर्ती से वही चादर निकाल कर ओढ़ लिया और बैठ गई, पर मेरे करीब कोई नहीं आया और मैं खुशी से निढाल हो गई। अगली सुबह किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा और नौकरानी के हाथ मेरे लिए अच्छा खाना और फल वगैरह भेज दिए गए। यानी अभी तक उन्हें कुछ नहीं पता था कि मैं उनके साथ फ्रॉड कर रही हूँ। अब रोज़ रात को मैं यही काम करने लगी। मर्दों के आने से पहले मैं चादर ओढ़ कर लेती, मुझे कोई मर्द हाथ भी नहीं लगाता और उसके बाद मेरी खूब आओ भगत होती।
एक रोज़ मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मैं वैसे ही लेटकर सो गई। उस रात मैं चादर ओढ़ना भूल गई। लेकिन तब अचानक से तूफ़ान आ गया, जब मेरे कमरे में एक साथ 13 मर्द दाखिल हुए और मुझे घूरने लगे। देखते ही देखते उन लोगों ने मुझे धक्के मारकर उस कमरे से निकाला और एक दूसरे कमरे में लेकर गए, जहाँ पर वो आंटी भी मौजूद थी। मुझे देखते ही बोली, अगर हमसे धोखा कर रही थी तो कम से कम अपनी इज्जत ही बचा लेती, मगर नहीं, अब तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह नहीं तो हमें भी नहीं। आज की रात ये 13 मर्द तुम्हारे साथ गुजारेंगे। फिर देखते ही देखते वो औरत वहाँ से चली गई और मुझे भूखे कुत्तों के आगे फेंक गई। पूरी रात उन मर्दों ने मुझे रश्क करने पर मजबूर किया। मैं घुंघरू बांधे नाचती रही। अगर उनकी बात नहीं मानती तो मुझे वहाँ बचाने वाला कोई नहीं था। अगले एक पल के लिए भी रुकती तो वो मर्द मुझे पीटते और मेरा बाल खींचने लगते। पूरी रात मैं नाचती रही। मेरा जिस्म अंगारा हो चला, मगर वहाँ मुझ पर रहम खाने वाला कोई नहीं था। अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए मेरे पैर रात भर थिरकते रहे और मैं हक्का बक्का अपने आप को बर्बाद होते देखती रही। वो सुबह मेरे लिए रिहाई की सुबह थी। अगले 2 हफ्तों तक मैं कोमा में रही और मेरी हालत बहुत ख़राब थी। बार बार मैं होश में आती और फिर बेहोश हो जाती। तकरीबन 1 माह बाद मुझे अस्पताल से छुट्टी मिली और छुट्टी मिलते ही मैं कोठे पर वापस आ गई। मगर आज मुझे बेइज्जत करने वाला कोई नहीं था। उस बड़ी उम्र की औरत ने मुझे अपने साथ तख्त पर बिठाया और मेरा माथा चूमा। इतनी देर साथ वाले कमरे से एक औरत बाहर निकली। मैंने गौर से देखा तो पहचान गई। ये वही औरत थी जिसने मुझे वो पीली चादर दी थी। आपने दी थी वो चादर, और उस रात को मुझे ऐसा लगा कि मेरे दिमागी हालत ख़राब हो गई है। सोनिया, तुम एक बहुत हिम्मती लड़की हो। हमने तुम्हारा इम्तिहान लिया था जिसमें तुम पास हो गई हो। अब तुम्हें यहाँ से जाने से कोई नहीं रोकेगा। अगर तुम यहाँ रहना चाहो तब भी तुम पर कोई भी पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। मैं नासमझी से उस औरत की बातें सुन रही थी। आप कौन हैं? मैंने वो सवाल पूछ ही लिया जो मैं पूछना चाहती थी। ये कोठा मेरा है। एक रोज़ मैं भी यहाँ तुम्हारी ही तरह लाई गई थी। मेरा पति भी तो बिल्कुल तुम्हारी तरह पति की तरह मुझे यहाँ बेच गया था, मगर उस वक्त मैं अपनी इज्जत नहीं बचा सकी क्योंकि मेरे पास मौका नहीं था। पर मैंने सोच लिया था कि जल्द ही इस कोठे की मालकिन बनूंगी और ऐसे आने वाली लड़कियों को बचने का एक मौका ज़रूर दूंगी। अगर वो उसमें कामयाब हो गई तो ठीक है, उन्हें जाने दिया जाएगा, और नाकामयाब हुई तो उन्हें भी वही करना होगा जो इस कोठे पर आने वाली हर लड़की का मुकद्दर होता है। मैं नासमझी से उनकी बातें सुनती रही। अभी मैं उस चादर के बारे में कुछ समझ नहीं सकी थी। और वो चादर जो मैंने तुम्हें दी थी, वह चादर हम यहाँ आने वाली हर उस लड़की को देते हैं जो बेतहाशा मार खाने के बावजूद भी इस काम के लिए रजामंद नहीं होती। यानी उसे अपनी इज्जत की परवाह होती है, उसे जान से बढ़कर अपनी इज्जत प्यारी होती है, इसलिए हम उसे एक मौका देते हैं। ऐसा बहुत कम लड़कियां होती हैं जो मार खाने के बावजूद भी न माने, जैसे कि तुम नहीं मानी। जब मैंने तुम्हें वो चादर दी तो सभी मर्दों को समझा दिया था कि जिस कमरे में भी पीली चादर में लिपटी हुई लड़की हो, उसे कुछ भी नहीं कहना और उसे हाथ तक नहीं लगाना। हम हर उस लड़की को वो मौका देते हैं जो इतनी मार खाने के बावजूद भी उसे सिर्फ़ अपनी इज्जत प्यारी हो, और फिर देखते हैं कि वो ये चादर ओढ़कर कितने दिन तक अपनी इज्जत बचा सकती है, और 2 हफ्तों बाद उसकी चादर गायब कर देते हैं। मगर तुम वो चादर लेना ही भूल गई। फिर तुम्हें एक अलग से मौका दिया गया उन मर्दों के साथ पूरी रात नाचने का, और वो भी 13 मर्दों के सामने। कुछ लड़कियां तो खुद ही अपनी चादर उतार देती हैं, नहीं तो हम उन्हें गायब करके जब उन्हें आखिरी मौका देते तो वह डगमगा जाती हैं और उन्हें हमारी बात माननी पड़ती है। और तुम डगमगाई नहीं, बल्कि डटी रही। पूरी रात नाचने के बावजूद तुमने अपनी इज्जत को बचाने के लिए सब कुछ बर्दाश्त किया, तो आज हम तुम्हें अपने कोठे से आज़ाद करते हैं। मैं उनकी बात सुनकर रो पड़ी। आखिरकार इतनी मुश्किलों का सामना करने के बाद मेरी ज़िंदगी भी आसान हो गई थी। वो आसानी जो मैं आज तक ढूंढती रही थी, उन लोगों से कहकर मैं उसी कोठे पर रहने लगी, और मुझे सबसे ऊपर वाली मंजिल का एक अलग कमरा दे दिया गया। मेरे पास कोई नहीं आता। यहाँ की मालकिन मेरे लिए रिश्ता ढूंढने लगी कि मेरी शादी कर वह मुझे यहाँ से विदा कर सके, पर मैंने शादी करने से इनकार कर दिया। अब अगर ज़िंदा रहना ही था तो क्यों न वहाँ रहती जहाँ किसी को मेरे होने से कोई परेशानी नहीं थी। भले ही यह एक कोठा था, पर यहाँ पर मेरी इज्जत भी महफूज थी। अब आप ही लोग बताएं, क्या ये फ़ैसला करके मैंने अच्छा किया या नहीं।